आज हम लोग जो है मैथ यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जबकि सेम सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी का हम चैप्टर जो है ये पढ़ेंगे 8वां चैप्टर, जो कि नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति हम इसमें त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति। ठीक है, अब ये जो त्रिकोणमिति है इसकी हम परिभाषा को देखते हैं कि परिभाषा क्या होता है, इसके शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं, इनके फार्मूले क्या होते हैं, इतना सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। देखिए क्या है, त्रि मतलब होता है तीनों, त्रि मतलब होगा तीनों, तीनों मतलब यानी कि जैसे त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, उन तीनों कोणों की बात, या तीन भुजा होते हैं, तीन भुजाओं की बात हम करते हैं। अब इसमें देखिए त्रि मतलब तीनों हो गया, कोण का मतलब होता है कोण या झुकाव, इसको एंगल भी कह सकते हैं या कोण भी कह सकते हैं या एंगल कह देंगे। ठीक है, फिर देखिए अब मिति का मतलब क्या होता है? मिति का मतलब होता है मापन। क्या है? मापन। मापन मतलब जैसे तीनों भुजाओं का या तीनों कोणों का जो मापन होता है उसी को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या होता है? शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो क्या होगा? त्रि मतलब होता है तीनों, कोण मतलब होता है कोण या एंगल, और मिति का मतलब होता है मापन। तीनों कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इसकी अगर हम परिभाषा को देखें तो परिभाषा देखिए क्या बनेगा। परिभाषा, इसको भी कुछ लोग परिभाषा लिख देते हैं इसी चीज को कि तीनों कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं, तो इसको भी परिभाषा ये कह देते हैं, जबकि ऐसा नहीं रहता है। परिभाषा वो दूसरी चीज होती है। जैसे कह सकते हैं कि गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, की वह शाखा, शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत क्या होता है? त्रिभुज की, त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं तथा, भुजाओं तथा उनके मध्य, उनके मध्य बने कोणों के, बने कोणों के, कोणों के मापन का अध्ययन किया जाता है। मापन का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है या करते हैं, करते हैं। तो गणित की उस शाखा को क्या कहते हैं? उस शाखा को, गणित की उस शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं। शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं, मिति कहते हैं। ठीक, ये त्रिकोणमिति का परिभाषा हो गया। इनको इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं क्योंकि ये विशेष चीजें हैं। ठीक है, आज में थोड़ा सा अध्ययन में गलत हुआ था, फिर से देखिए। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा उनके मध्य बने कोणों के मापन का अध्ययन करते हैं या किया जाता है, उसको कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, अब त्रिकोणमिति में देखिए दो चीजें यहाँ पर आया है, एक भुजाओं के मापन का और एक जो है कोणों के मापन का, दो चीजों की बात हुई है। तो जैसे देखिए इसमें क्या है कि त्रिकोणमिति जो है इसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे कि विषम, जैसे त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज जो होता है उसमें जो इसमें यूज होगा त्रिकोणमिति में, वो क्या होगा? वो जो है समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि समकोण ये हो गया, मान लीजिए समकोण त्रिभुज PQR हो गया। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज में हम सबसे पहले जानेंगे कि जो है थीटा यहाँ पे क्या है। ठीक है, इनकी भुजाओं में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए ये थीटा हो गया, तो थीटा के सम्मुख भुजा क्या होती है? ये लंब होती है। ये 90 अंश के सम्मुख भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और शेष जो बचता है उसको हम आधार कहेंगे। इसको हम K से दिखाते हैं, इसको L से दिखाते हैं, इसको हम A से दिखाते हैं। ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज का एक स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए
समकोण त्रिभुज में जब थीटा ये था तो लंब ये बना, अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पहुंच गया तो लंब ये हो जाएगा, यानी कि जब थीटा का स्थान बदलेगा तो लंब और आधार का भी स्थान जो है स्वतः बदल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? देखिए जैसे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया गया है तो इनमें जो है जैसे अनुपात क्या होता है, हम पहले जानेंगे कि अनुपात क्या है। तो अनुपात जो होता है जब हम दो पूर्णांकों या कह सकते हैं कि जब हम दो संख्याओं को आपस में एक दूसरे से भाग देते हैं तो क्या होता है, उसका जो न्यूनतम रूप प्राप्त होता है उसी को अनुपात कहते हैं। तो कहने का मतलब इस त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का जो अनुपात होगा उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? देखिए जैसे मान लीजिए पहला कंडीशन है L बाई K है, दूसरा A बाई K है और तीसरा जो है K बाई L बाई A है। ये तीन अनुपात हो गया। ठीक है, तीन अनुपात हुआ तो इसका नाम हम रखेंगे साइन थीटा। क्या रखेंगे? साइन थीटा। ये हो जाएगा दूसरा वाला कास थीटा और तीसरा हो जाएगा टैन थीटा। ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। और फिर इनका जब हम व्युत्क्रम करेंगे यानी कि इनको पलट देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, टैन का उल्टा होगा कॉट थीटा, कॉट थीटा के लिए ये पलट जाएगा a बाई l हो जाएगा। फिर कास का होगा सेक थीटा, तो सेक थीटा का हो जाएगा k बाई a हो जाएगा। फिर साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक का क्या बनेगा, कोसेक थीटा का बन जाएगा ये l बाई k है तो k बाई l हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमको मिल गए। अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमको मिला है, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से हम निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम में देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास साइन थीटा है तो साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा लिखा जाएगा। अभी हम बताते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए यहां पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए साइन थीटा है तो साइन थीटा इक्वल होता है L बाई के। अगर हम 1 क्या कर दें, इसको 1 साइन थीटा कर दें और इसको कर दें 1 क्या कर दें, L बाई के कर दें, तो ध्यान से समझो ये क्या हो गया, ये जो है जैसे इसी का हम उल्टा कर रहे हैं तो ये मिलेगा k बाई l मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? k बाई l। और इसी को क्या कहेंगे? कोसेक थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? कोसेक थीटा। ठीक, तो कहने का मतलब कोसेक थीटा इक्वल क्या मिल गया, 1 साइन थीटा। और इनको जब इधर कर दें और इनको इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल क्या मिल जाएगा, देखो साइन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 1 कोसेक थीटा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब साइन थीटा इक्वल 1 कोसेक थीटा हो जाएगा। दूसरा होगा कास थीटा, कास थीटा इक्वल क्या मिलेगा, 1 बन जाएगा सेक थीटा। फिर इसके बाद जो है अगला क्या है, अगला 3 नंबर है हमारा टैन थीटा। टैन थीटा को 1 कॉट थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब इसका उल्टा देखिए, अब हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा। अगला लिखेंगे जैसे 3 ये हो गया, इसका तीनों का उल्टा करेंगे तो 3 और मिलेगा। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम होना चाहिए। तो कोसेक थीटा का क्या होगा, कोसेक थीटा का होगा 1 साइन थीटा और इसके बाद 5वां है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 कास थीटा और 6वां है कॉट थीटा, कॉट थीटा का हो जाएगा 1 टैन थीटा। ये जो है हमारे क्या हो गए, त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम हो गया। ठीक, अब इसमें जो है हम आगे फिर देखते हैं कि इनके कुछ और फार्मूले हैं, उस फार्मूले को भी हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो 6 अनुपात था त्रिकोणमितीय अनुपात, उनके द्वारा 6 व्युत्क्रमीय अनुपात भी मिल गया। ठीक है, अब अगर ध्यान दें कि इधर जो है जैसे मान लीजिए ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं, एक है साइन थीटा, एक है कास थीटा, एक है टैन थीटा। ठीक है, अगर इनको क्रमशः रखा जाएगा तो इसका साइन का हो जाएगा L बाई के और इसका बन जाएगा A बाई के और इसका बन जाएगा क्या, L बाई A, यानी कि हो जाएगा लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का की सहायता से हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर सकते हैं। जैसे इधर से देखिए ये इनका हो जाएगा, फिर ये इनका हो जाएगा, फिर ये इनका हो जाएगा। ठीक है, समझिए ना।
अब इसी प्रकार से जब व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम का भी उसी हिसाब से बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात था वो तो क्लियर हो गया। अब हम इसमें देखेंगे, जैसे इसमें त्रिभुज है तो त्रिभुज में तीन भुजा है, तो इन तीनों भुजाओं में भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। क्या रिलेशन है देखिए, जैसे ये तीन भुजा इसके है, किसी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज इसका नाम जैसे PQR है तो ABCD भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है, XYZ भी हो सकता है, तो उसका नाम तो कोई भी बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक चीज इसको ध्यान से फिर से देख लेंगे कि जैसे जो थीटा रहेगा, अगर थीटा यहाँ है तो लंब ये बनेगा, अगर थीटा यहाँ है तो लंब ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, देखिए समकोण त्रिभुज PQR में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा कि जैसे ये तीन भुजाएं हैं त्रिभुज की, तो इन तीनों भुजाओं में एक संबंध होगा, और जो संबंध रहेगा उसी संबंध को ही पाइथागोरस प्रमेय हम कहेंगे, ठीक है। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो था वो क्या है कि ये पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि जो त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा इसमें देखिए क्या है, ये कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर जो शेष दोनों भुजाएं होंगे उनके वर्गों का योगफल, यानी कि लंब का वर्ग कर देंगे और यहाँ पे आधार का वर्ग कर देंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, पाइथागोरस प्रमेय कहलाएगा। अब जैसे देखिए कर्ण है, कर्ण को हम k से प्रदर्शित करते हैं तो k स्क्वायर हो जाएगा, लंब को l से दिखाते हैं तो l स्क्वायर हो जाएगा, आधार को a से दिखाते हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे k स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय हमको मिल गया। इनके द्वारा भी हम फार्मूले का निगमन कर सकते हैं। तीन फार्मूला हमारे पास है और उन तीनों फार्मूले का भी हम निगमन कर सकते हैं। जैसे देखिए नंबर 1 है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो है तीन फार्मूले हैं। इन तीनों फार्मूले का भी निगमन हम इनकी सहायता और इनकी सहायता से कर सकते हैं। अगर हमको पाइथागोरस प्रमेय पता हो और जो है जो त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो तो हम इन तीनों फार्मूले का निगमन कर लेंगे। ये निगमन देखिए कैसे होगा, इस निगमन में देखिए क्या हम करेंगे, जैसे ये पाइथागोरस प्रमेय है, इनको समीकरण 1 मान लें, ठीक है। और लिखें क्या कि समीकरण 1 में जो है हम क्या कर रहे हैं, k स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, k स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। अब भाग देने पर देखिए क्या होगा, ये k स्क्वायर है तो हो जाएगा k स्क्वायर बाई k स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर बाई k स्क्वायर फिर प्लस a स्क्वायर बाई k स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर k स्क्वायर बाई k स्क्वायर यानी कि जब अंश और हर बराबर होते हैं तो उनके वैल्यू क्या होते हैं, 1 आ जाते हैं। ये हो जाएगा l बाई k स्क्वायर प्लस a बाई k स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसमें देखिए क्या है कि l बाई के स्क्वायर हो गया। इनको क्या लिखा जा सकता है, इनको देखिए l बाई के है साइन, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, देखिए यहां पर हम लिखेंगे साइन और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर a बाई के कहां है, a बाई के ये है तो ये है कास थीटा, तो यहां पर लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा। ये हमको मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फार्मूले का निगमन हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे फार्मूले का भी निगमन करेंगे। दूसरे फार्मूले के निगमन के लिए देखिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में अब की बार हम l स्क्वायर से भाग देंगे, l स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। तो भाग दे दीजिए, यही है, तो यहां पर होगा k स्क्वायर बाई l स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर बाई l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई l स्क्वायर, ठीक है। यहां पर होगा क्या, देखिए k बाई l का होल स्क्वायर मिलेगा, इधर मिलेगा 1 और इधर मिलेगा l बाई a बाई l होल स्क्वायर हो जाएगा। इनका वैल्यू है क्या, k बाई l कहाँ है, देखिए k बाई l
ये है के बाई एल, कोसेक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा 1 प्लस ये क्या है, ये देखिए किसका है, ये है कॉट का, तो यानी कि हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला मिल गया। इसी प्रकार से हम तीसरे फार्मूले का भी निगमन हम करेंगे। तीसरे फार्मूले का निगमन देखिए कैसे होगा, इधर अब देखिए, अब तीसरे फार्मूले का निगमन, हमने इसका निगमन और इसका निगमन कर लिया, अब इसका बचा हुआ है, इसके निगमन के लिए हम क्या करेंगे, अब की बार देखिए पहले हमने के स्क्वायर से भाग दिया था तो हमको ये वाला मिला था, फिर हमने एल स्क्वायर से भाग दिया तो ये वाला मिल गया, अब की बार आधार से यानी कि ए स्क्वायर से भाग देंगे, तो क्या लिखेंगे भाई, समीकरण 1 में ए स्क्वायर से भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए, के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इधर मिलेगा के बाई ए का होल स्क्वायर मिल जाएगा, इधर मिलेगा एल बाई ए का होल स्क्वायर, इधर मिलेगा 1, तो ये किसका है, देखिए भाई ये है के बाई ए है सेक का, तो हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एल बाई ए किसका है, एल बाई ए यहाँ पे है tan का, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये तीसरा फार्मूला मिल गया। ठीक है, अब ये जो है पहली प्रश्नावली से रिलेटेड जो भी फार्मूले यूज होते हैं, सारे फार्मूले हमने जो है उसका निगमन कर लिया, परिभाषा जान लिया, बेसिक जितने भी थे पहली प्रश्नावली के लिए हमने जान लिया। अब देखिए इसमें अभी तो बहुत है, क्योंकि पूरे पाठ का अगर बेसिक बताया जाएगा तो बहुत लंबा होगा। अब हम लोग पहली प्रश्नावली को पढ़ेंगे, फिर दूसरी प्रश्नावली जब पढ़ेंगे तो उसका भी हम बेसिक देखेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्नावली पर।